एक सपने की कल्पना कीजिए जिसमें आप बिस्तर पर लेटे हैं और हिलना डुलना चाहते हैं, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं है। आप शायद किसी को आवाज देकर बुलाना चाहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। आपको शायद यह मंजर डरावना लगा होगा, और लगना भी चाहिए, लेकिन जिन्होंने सालों तक इससे लड़ाई लड़ी है उनके बारे में कल्पना भर कीजिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक होता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द काव्य लोक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है यूथनेशिया। यूथनेशिया का जो सिंपल मीनिंग है वो है इच्छा मृत्यु, यानी कि कोई व्यक्ति जो ऐसे मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है कि उसका क्योर होना पॉसिबल नहीं है, तो वो अपने लिए जो मौत मांगता है उसको हम यूथनेशिया कहते हैं। यूथनेशिया बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों से घिरा हुआ है। बहुत सारी लीगल मैटर्स हैं इसमें, और इसलिए इनको हम अब डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि यूथनेशिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली यूथनेशिया दो टाइप का होता है। यूथनेशिया का जो पहला टाइप है वो होता है एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया का सिंपल मीनिंग ये है कि इसमें जो मरीज है, जो बीमार है, उसको कोई इंजेक्शन देकर, बाहर से जहर का इंजेक्शन देकर या फिर कोई गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह के थ्रू उसको मारा जाएगा या उसको मौत दी जाएगी। और जो दूसरा तरीका होता है वो पैसिव यूथनेशिया का होता है। पैसिव यूथनेशिया का बेसिकली मीनिंग ये है कि चूंकि जो मरीज है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे आमतौर पर होता है, यानी कि वो खुद से सांस नहीं ले सकता या खाना नहीं खा सकता, ये सारी चीजें। तो जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बेस पे वो जिंदा है, उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये पैसिव यूथनेशिया होता है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केवल पैसिव यूथनेशिया को मान्यता दी है। यानी इंडिया में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोमा में हो या किसी भी मेडिकल कंडीशन में हो, उससे हम जहर का इंजेक्शन देकर या किसी और तरीके से मार नहीं सकते। केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा सकता है। और अभी अभी जैसा कि पिछले कुछ दिन से ये मामला बहुत चर्चा में रहा है, हरीश राणा जी के केस के बारे में, तो उनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम था उसको हटाया गया था। वो 10 सालों से ज्यादा से बिस्तर पर थे, उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया गया और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। दुनिया के कुछ अन्य देशों के बारे में बात करें तो वहां एक्टिव यूथनेशिया लीगलाइज है। जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये कुछ देश हैं जहां एक्टिव यूथनेशिया को अलग अलग तरीके से लीगलाइज किया गया है। और नीदरलैंड 2002 में इसको मान्यता देने वाला पहला देश बना था। अब ये तो हुआ यूथनेशिया के टाइप्स पे बात। अब हम इसके जितने भी कानूनी पहलू हैं उनको देखते हुए चलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस मुद्दे पर डायरेक्टली बात नहीं करता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है अभी, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां से हम इसके ओरिजिन पर बात कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है वो है पार्ट 3, जो कि फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ है। और फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में भी जो उसका राइट टू फ्रीडम वाला पार्ट है, उसमें आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। आर्टिकल 21 बेसिकली जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 21 क्या कहता है
कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और ये आर्टिकल उन आर्टिकल्स में से है जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस के माध्यम से सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया है, सबसे ज्यादा विस्तार दिया है। और चाहे हम मेनका गांधी केस देखें 1978 का, 1993 का उन्नी कृष्णन केस देखें, या फिर अभी 2017 का पिछले दशक का पुट्टा स्वामी केस देखें, तो उनमें से बहुत सारी चीजें, नई चीजें निकल कर आई हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल में जोड़ा है, और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो ये आर्टिकल इच्छा मृत्यु से कैसे जुड़ता है? अब आर्टिकल 21 कहता है कि हमें जीने का अधिकार प्राप्त है, पर वही सवाल ये उठता है कि क्या इसके साथ साथ हमें मरने का अधिकार भी प्राप्त है? और यही सवाल इच्छा मृत्यु का पॉइंट बनता है, बेस बनता है। और इस सवाल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस के थ्रू क्लैरिफाई किया है। तो अब हम इन डिसीजंस पे बात करते हैं। जैसे जो पहला डिसीजन है पी रत्नम केस, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है इस पूरी जर्नी का। यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जीने के अधिकार में नहीं जीने का अधिकार भी शामिल है। नाउ व्हाट डज इट मीन? जैसे हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, यानी बोलने का अधिकार दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन वहीं पे उसी के साथ मौन रहने का अधिकार भी शामिल है, यानी चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। ये बेसिकली इसी तरीके का एक बात है कि जीने के अधिकार में नहीं जीने का अधिकार भी शामिल है, और ये इस बारे में इस चर्चा का पहला केंद्र बनता है। इसके बाद एक केस आता है जिसको कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट केस माना जाना चाहिए इस पूरे डिस्कशन में, और वो है 2011 का अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग केस बेसिकली अरुणा शानबाग जी से जुड़ा हुआ है, जो कि एक नर्स थी, और वो 4 दशक से भी ज्यादा समय तक शायद वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके कारणों पर हम यहां बात नहीं करेंगे, पर उनके लाइफ बहुत ट्रेजिक थी। ये जो याचिका थी, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, और उसने पहली बार इंडिया में पैसिव यूथनेशिया को मान्यता दी, पैसिव यूथनेशिया के कॉन्सेप्ट को। इसलिए ये एक माइलस्टोन केस है। इसके बाद जिस केस पर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉमन कॉज केस ऑफ 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। ये केस इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम लिविंग विल कहते हैं। नाउ व्हाट इज लिविंग विल? लिविंग विल का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो आज स्वस्थ है, बट उसका फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, फ्यूचर के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। वो आज जब वो स्वस्थ है तब वह लिख देता है, अपना विल बना देता है, अपनी वसीयत बना देता है कि यदि फ्यूचर में कोई ऐसा कंडीशन हुआ मेरे साथ कि मुझे केवल मशीनों के सहारे जिंदा रहना पड़ा, मेरे ठीक रहने का कोई चांस नहीं बनता है, तो उस केस में मुझे मशीनों के सहारे जबरदस्ती जिंदा ना रखा जाए, मुझे यूथनेशिया दे दिया जाए। ये वो इंसान कहता है, और ये होता है लिविंग विल। लिविंग विल के कॉन्सेप्ट को पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में प्रतिपादित किया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनके थ्रू यूथनेशिया को समझा जा सकता है, और जो आम चर्चाओं के लिए पे बात करने के लिए जरूरी है। लेकिन बात केवल यही नहीं रुकती। क्या यूथनेशिया केवल एक लीगल मामला है?
केवल उसी पर्सपेक्टिव से उसको समझा जाना चाहिए? आंसर इज नो। यूथनेशिया एक एक एथिकल कॉन्सेप्ट भी है, एक एक नैतिक अवधारणा भी है, और इसको एथिकल वैल्यूज के पर्सपेक्टिव से भी समझा जाना चाहिए और समझा जाना पड़ेगा हमें। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं एथिकल पॉइंट से। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मामले में रेज होता है, दैट इज अबाउट राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में ये समझने की जरूरत है कि क्या सिर्फ सांसें लेना जिंदा रहना है, या सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीवन जीना ये राइट टू लाइफ है। और इन दोनों के बीच का अंतर कौन तय करेगा? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा जो सवाल हम इस पे बात करनी चाहिए वो ये है कि अब चूंकि वो मरीज कोमा में है, वो मरीज अपना किसी तरीके का व्यू बता नहीं सकता किसी भी चीज पे, तो उसके लाइफ के बारे में किसी और थर्ड पार्टी के द्वारा डिसीजन लिया जाना, क्या ये सही है? क्या ये डिसीजन लेना एथिकली सही है? तीसरा एक पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या थोड़ा बहुत भी कहीं पॉसिबिलिटीज हैं कि इस चीज का मिसयूज हो सकता है? कुछ परसेंट चांसेस तो हैं। और चौथा एक जो पॉइंट है जिस पर की बात करने की जरूरत है वो ये कि जैसे मेडिकल जो फील्ड है वो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और रिसर्च की वजह से डेवलपमेंट भी हो रहा है, हम चीजों को देख रहे हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एक छोटा सा चांस नहीं बनता कि हो सकता है फ्यूचर में जिस मेडिकल कंडीशन को आज ट्रीट नहीं किया जा पा रहा है उसको हम फ्यूचर में ट्रीट कर सके, हम उस पेशेंट को फ्यूचर में ठीक कर सके। और अगर ऐसा हो पा रहा है कि हम उसको फ्यूचर में ठीक कर पाएंगे, तो क्या थोड़ा सा वेट करना सही नहीं है? थोड़ा इंतजार करना ठीक नहीं है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे बात की जानी चाहिए, जो सामान्य चर्चाओं के हिस्से बने रहने चाहिए। मेरा मानना है कि ये सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली सब्जेक्टिव है, इनका एक ऑब्जेक्टिव आंसर दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। इसलिए दीज क्वेश्चंस आर सब्जेक्टिव। अब चूंकि सब्जेक्टिव हैं तो इसलिए इनका आंसर आप खुद ही सोचिए, आप इन्हें आम चर्चाओं का हिस्सा बनाइए, और यदि आपको नए आंसर्स मिलते हैं, नए नजरिए मिलते हैं, तो उन्हें शेयर कीजिए। इन सवालों के साथ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। टिप्पणी कुछ ऐसी है कि जीवन का अर्थ केवल सांसें लेना नहीं है, बल्कि उन सांसों को महसूस करना और गरिमा के साथ जीना है। जहां गरिमा समाप्त हो जाती है, वहां जीवन एक पिंजरा बन जाता है। इन सवालों को सोचिए, इस पॉइंट को सोचिए और बात कीजिए इन मुद्दों पर। और इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम। अगले फिर से एक नए गंभीर चर्चा के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।